यस यस यस। व्हाट डू यू मीन सर? चलिए, तो फिर आज मैं एक सवाल लिखा हूँ, बढ़िया सा सवाल जो कि तुम लोग अटेम्प्ट करने वाले हो। पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है। इस तरीके का सवाल आज तक कभी नहीं आया। देखिए, जो भी मेरे पास लिखा हुआ है, एफ एक कोई फंक्शन R2R, और मेरे पास एक फिर से फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है, और वो इस तरीके की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डैश x plus y divided by 2 for all xy belongs to real number. F is differentiable function. Find fx. तो तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इस तरीके के कई सवाल लगाए हैं। उसी वैरायटी का ये भी एक सवाल लिखा हुआ है। कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सोचना है, तुम लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ। तुम लोग अटेम्प्ट करने वाले हो। अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो क्या मेरी बात सुनी सारे लोगों ने? हाँ, अटेम्प्ट किया जा सकता है। इस तरीके के हम लोगों ने कम से कम फंक्शनल इक्वेशन के भी सवाल लगा लिए हैं 8-10, और 8-10 सवाल फंक्शनल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, वो भी सवाल लगा लिए हैं। तो इतने सारे सवाल लगाने के बाद ये उन सबसे भी बढ़िया सवाल है, और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। खासियत क्या है अभी तुमको समझ में आ जाएगी। अपने आप अटेम्प्ट करो, 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब उम्मीद। हेलो। चलिए, तो सवाल की क्या खासियत है मैं एक बार फिर से पूरी बात समझा देता हूँ, फिर तुम लोगों से डिस्कस करता हूँ कि तुम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया। एफ कोई फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शनल आइडेंटिटी दे रखी है। तो फंक्शनल आइडेंटिटीज के ऊपर उन्होंने 2 तरीके के सवाल सॉल्व किए। एक इस तरीके के जिसमें कि एक्स की जगह कुछ लगा के इक्वेशन बना के एफ एक्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके का हम लोगों ने एक सवाल लगाया है कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स दे रखा है फॉर ऑल एक्स, तो आइडेंटिटी लिखी हुई है, और इसमें हम लोग एक्स को रिप्लेस कर करके फिर हम लोग एफ एक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये भी फंक्शनल इक्वेशन हो गई। और एक इस तरीके की भी सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कि एफ डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई। और इस तरीके के भी हम लोगों ने 10-12 सवाल लगाए, इस तरीके के भी 10-12 सवाल लगाए। और इस सवाल की क्या खूबसूरती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दोनों तरीके की बातें इस्तेमाल हो जाएगी जो अभी तक हम लोगों ने किसी सवाल में नहीं इस्तेमाल करी। तो अब कैसे अटेम्प्ट किया गया, क्या करना है, और बहुत ही बेहतरीन से सवाल है। ऐसा कुछ आइडिया आएगा जरूर एग्जाम में। हाँ सर, मेरा ना वो आ रहा है सर, एक fx is equal to cx plus d लीनियर। चलिए, लीनियर आया है तुम्हारा, मैं लिख लेता हूँ। सर यही आया है, fx इज इक्वल टू cx plus d, cx c1x plus c2। हाँ, एक ही बात है। किसी ने कहा कि ये निकाला है लीनियर। लीनियर। देखें, तो मैं प्रयास करता हूँ इसको। मैंने कहा कि जो भी स्टेटमेंट लिखा है ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया। और जैसे ही मैंने y इक्वल टू 0 रखा, मेरे पास कितना आ गया, एफ एक्स माइनस एफ जीरो दिस इज इक्वल टू एक्स, वाई तो 0 हो गया, साथ में आ गया एफ डैश एक्स बाई 2। तो ये मैंने एक इक्वेशन आइडेंटिफाई करी, और इस इक्वेशन को और थोड़ा सा संभाल के लिखा, तो मेरे पास ये आ गया एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अब दिस इज सम कांस्टेंट नंबर, तो इसका नाम मैंने कुछ सी रख लिया। तो दूसरी तरफ गया तो ये मेरे पास कितना आ गया, एक्स एफ डैश एक्स बाई 2 प्लस सी। तो मेरे पास एक एफ एक्स और एफ डैश एक्स बाई 2 के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, जो कि अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी तो हमेशा ट्रू है ही। अगर ये वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, वाई एफ डैश वाई बाई 2 प्लस सी। जैसे एक्स के लिए वैलिड है, वैसे वाई के लिए भी वैलिड होगी।
और ये जो मैंने x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करी, ये दोनों वैल्यूज उठाई और ओरिजिनल आइडेंटिटी में लगा दी। और लगाने से मेरे पास क्या हुआ, देखो मेरे पास आ गया x f डैश x/2 प्लस c माइनस, अब मैंने एफ वाई की वैल्यू लगाई और वो कितनी आ गई, y f डैश y/2 प्लस c। और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो तो वैसे ही लिखा रहने देते हैं, x माइनस वाई, साथ में मेरे पास आ गया f डैश x प्लस y/2। और ये भी एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, इन दोनों आइडेंटिटीज को इस आइडेंटिटी में इस्तेमाल कर दिया तो फिर से आइडेंटिटी आ गई। तो तुम लोगों ने एक खेल तुम लोगों ने देखना चालू कर दिया होगा कि मैंने एक नई इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली जो कि डेरिवेटिव्स के टर्म्स में प्रोड्यूस होने वाली है। और ये जो भी लिखा हुआ है तुम लोग देख पा रहा होगा कि जब मैं ये वाला ब्रैकेट खोलूंगा, ये वाला ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x f डैश x/2 माइनस y f डैश y/2, दिस इज इक्वल टू x माइनस y, साथ में मेरे पास कितना आ गया f डैश x प्लस y/। ये जो भी स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट को लेके हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और वहां पर फिर आगे की बातें डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास आ गया x f डैश x/2 माइनस y f डैश y/2, दिस इज इक्वल टू x माइनस y, साथ में मेरे पास लिखा हुआ है f डैश x प्लस y/। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जोड़ना घटाना सब्स्टिट्यूट करने से आइडेंटिटी तो चेंज होगी नहीं, आइडेंटिटी बनी रहेगी। अभी जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसमें मैंने x को रिप्लेस किया 2x से और y को रिप्लेस किया 2y से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो हाफ हाफ लिखा हुआ है ये खत्म हो जाए। तो x की जगह मेरे पास कितना आ गया 2x f डैश x आ गया, माइनस y की जगह कितना आ गया 2y f डैश y आ गया, x की जगह 2x y की जगह 2y, साथ में मेरे पास कितना आ गया f डैश 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि अभी 2 तो कैंसिल आउट होने वाला है, और कैंसिल कर देते हैं ये वाला 2, ये वाला 2, और इसमें से ये 2 वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन निकल के, और इधर पे भी ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, x f डैश x माइनस y f डैश y, दिस इज इक्वल टू x माइनस y, और ब्रैकेट में मेरे पास कितना आ गया f डैश x प्लस y। तुम लोगों को देखा होगा वो जो हाफ था वो खत्म हो गया, एक बात। दूसरी बात, अब ये x और y में एक प्रॉपर्टी आ गई किसी अननोन फंक्शन की, और वो अननोन फंक्शन में आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। अरे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? अब ये जो भी लिखा हुआ है उसी को मुझे संभालना है। अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, और डिफरेंशिएबल दे ही रखा है। तो मैंने पहले इसको थोड़ा सा सुधार लिया। क्या सुधारा मैंने कहा कि f डैश x को थोड़ी देर के लिए gx में लिख लेते हैं, क्योंकि डैश लिखा हुआ है और फिर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर समस्या होगी, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया। इससे क्या हुआ, x gx माइनस y, इसकी जगह gy आ जाएगा, f डैश y कितना हो जाएगा, gy हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो x माइनस वाई रहने वाला है, लेकिन ये मेरे पास टर्म क्या हो जाएगा, g ऑफ x प्लस वाई। तो बेसिकली अब तुम लोगों को दिख रहा होगा इसी तरीके की तो फंक्शनल इक्वेशंस हम लोग हैंडल करते रहे हमेशा, कि अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वो फंक्शन अननोन जो है वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने कहा यार ये तो हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, और ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू। सर एक चीज सर सजेशन, हाँ बोलिए। सर आप एक बार वैसे भी तो ट्राई कर सकते हो डिफरेंशिएट करने से पहले x और y को इंटरचेंज कर लो। हाँ अब वो भी कर, अब मैं तुम्हारे वाले रास्ते से भी फिर से प्रयास कर दूंगा, लेकिन एक तरीके से पहले पूरा कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाकी तरीके भी, ठीक है।
इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करने पर x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, g ऑफ x प्लस y आ जाएगा, प्लस x माइनस y तो ऐसे ही रहेगा, और बचे वाले का डेरिवेटिव g डैश x प्लस y आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मैंने x बराबर ही 0 लगा दिया। अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो ये तो मेरे पास 0 हो गया, यहाँ पर आ गया g 0, इस तरफ कितना आ गया, जी वाई आ गया। x बराबर 0 रखा तो ये माइनस वाई आ गया, और ये जी डैश x की जगह 0 रखा तो y आ गया। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है जी 0 दिस इज इक्वल टू जी वाई माइनस वाई टाइम्स जी डैश वाई। और क्या ऐसा तो दिख रहा है सारे लोगों को? ये जो कुछ भी आया इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, और अगले पेज पे ले चलते हैं तो मेरे पास कितना लिखा हुआ है, जी 0 इज इक्वल टू जी वाई माइनस वाई जी डैश वाई। अब ये वाई वाई हर जगह लिखा हुआ है तो मैंने वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स से, ताकि वो एक्स में मुझे नजर आने लगे, क्योंकि हम लोगों को एक्स में ही सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है, तो मैंने एक्स रिप्लेस कर दिया। तो इधर तो जी 0 ही बना रहेगा, इधर जी एक्स आ जाएगा, इधर वाई की जगह एक्स आ जाएगा, साथ में जी डैश एक्स आ जाएगा। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर और ध्यान से देखो तो माइनस साइन को लेके मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस जी 0। तुम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो भी लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, और x का डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है 1, और बीच में माइनस लिखा हुआ है। अरे क्या क्वेश्चन टूल तो यही होता है डेरिवेटिव का? तो अगर ये क्वेश्चन टूल लिखा हुआ है तो मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर की जरूरत है, इधर भी और इधर, तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और जैसे डिवाइड किया ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो गई, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाय। अगर क्वेश्चन टूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये वाला नंबर मैच कर जाए, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ये नंबर मैच कर जाए, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो ऐसे आ गया मेरे पास, और दूसरी तरफ मेरे पास कितना आ गया, माइनस जी 0 और साथ में अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाला डी एक्स पहुंचा देते हैं उधर और उठा कर देते हैं इंटीग्रेट, तो डी ऑफ जी एक्स अपॉन एक्स विल बी सेम एज माइनस जी 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। ये जो जी 0 लिखा हुआ है ये भी कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा, इसको कुछ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लिया जाए, बी लिख लेते हैं, और उठा के इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, जी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और दूसरी तरफ मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस जी 0 तो रहेगा, जी 0 की वैल्यू भी लगा देते हैं, जी 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है बी, तो माइनस का बी, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स दोबारा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो मेरे पास नीचे माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी आ जाएगा जिसको मैंने सी लिख लिया। ये जो भी लिखा हुआ है इस x से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इस x से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वाला माइनस और ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया, gx मेरे पास किसके बराबर आ गया, cx प्लस b के बराबर। ये gx है और gx मैंने किसको माना था, f डैश x को माना था, तो मेरे पास f डैश x किसके बराबर आ गया, cx प्लस b के बराबर। मुझे fx आइडेंटिफाई करना था, तो ये क्या लिखा हुआ है, dfx ओवर dx उधर पहुंचा दिया, cx प्लस b dx, और मैंने फिर से उठा के इंटीग्रेट कर दिया, तो fx मेरे पास कितना आ गया, cx स्क्वायर बाई 2 प्लस bx प्लस सम एक और कांस्टेंट, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने a लिख लिया। मेरे पास fx इस फॉर्मेट का आइडेंटिफाई होता दिख रहा होगा, ये सेकंड डिग्री वाला है, जो तुम लोगों लीनियर निकाला था वो सही नहीं है, मैं पहले चेक करके दिखाता हूँ। ये जो भी fx लिखा हुआ है ये cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a bc तो कोई कांस्टेंट नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं इसको और सुधार के लिख लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई fx जो मेरे पास निकल के आया वो इस फॉर्मेट का आ गया, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। ये जो भी मेरे पास निकल के आया ये qx प्लस r भी हो सकता था अगर p की वैल्यू 0 हो जाती, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सेकंड डिग्री वाला टर्म है जो कि हमारे गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला है, क्रॉस चेक करके दिखाते हैं। fx हमारे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और जो प्रॉपर्टी मेरे पास दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, fx माइनस fy दिस इज इक्वल टू
एक्स माइनस वाई, और साथ में क्या दे रखा था एफ डैश एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू। एफ एक्स माइनस एफ वाई मेरे पास कितना होने वाला है, पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस आर। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई कितना आने वाला है, ये वाले टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी कॉमन निकल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यू एक्स में से क्यू वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यू कॉमन निकल आएगा, एक्स माइनस वाई। दूसरी तरफ जो मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई, और एफ डैश मेरे पास कितना होने वाला है, वो आ जाएगा 2px प्लस क्यू, और एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू कितना आने वाला है, एक्स प्लस वाई बाई टू लगा दिया जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2p, साथ में एक्स प्लस वाई बाई टू और साथ में q। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और एफ डैश एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, वो मैं यहाँ पर पंच कर दे रहा हूँ, वो कितनी आ गई, p टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस q। ये वाला टर्म अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो p टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस q टाइम्स एक्स माइनस वाई। क्या सेटिस्फाई करता दिख रहा है सर? बट सर जैसे मतलब अगर हमें बोला जाए कि क्या ऐसे लीनियर सेटिस्फाई करेगा, तो अगर p को हम 0 पुट कर दे तो लीनियर भी तो करेगा। अरे लेकिन तुमको ये थोड़ा निकालना, हाँ, मतलब मैं सर वो समझ रहा हूँ कि ऐसे तुम लोगों ने जो दिखाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तुम्हारा तो एक सबसेट निकल आया ना, एक फैमिली ऑफ कर्व्स है मेरे पास ये, और इसका एक सबसेट, मैंने इसलिए बोल दिया कि तुम लोगों का जो लीनियर आया वो इसका एक सबसेट निकल के आ गया, वो जनरल रिजल्ट नहीं निकल के आया। जनरल रिजल्ट जो निकल के आएगा मतलब बहुत ही बड़ा सवाल है, तुम लोगों को देख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पूरा बनने की तैयारी में है कि यहाँ से चालू किया और कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, तो बेहतरीन सी बात है, मतलब उस तरीके के फंक्शन को हाँ बिल्कुल पूरी कोऑर्डिनेट चलने वाली है इसके साथ। तो बेसिक आइडिया क्या है, देखो लिखा कितना खूबसूरत है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और साथ में लिखा हुआ है एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू, ऐसा लिखा हुआ है। और ध्यान से देखो ये वाला नंबर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू, ऐसा लिखा हुआ है। और अगर मैं दोनों तरफ से लिमिट ले लिया, लिमिट क्या ले लिया जाए, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वाई, इधर भी लिमिट ले लेते हैं एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वाई, तो ये तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल दिख रहा हो, और फर्स्ट प्रिंसिपल से ये क्या बन गया, एफ डैश वाई बन गया, और इधर भी देखो लिमिट अंदर लगा दो तो ये एफ डैश वाई बन गया, मतलब ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, वही फर्स्ट प्रिंसिपल वाली आइडेंटिटी लिखी हुई है, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने फंक्शन को आइडेंटिफाई करवा लिया, बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई करवा लिया। तो क्या मेरे ख्याल से बात खत्म होती दिख रही है सारे लोगों को? क्या हाँ बोलो सर, जो आपने लास्ट वाली स्लाइड में, हाँ लास्ट ये जो fx माइनस fy बाई x माइनस y इक्वल टू fs x प्लस y बाई 2 लिखा है, हाँ हेलो, हाँ तो हाँ मैंने भी उसी तरह लाया था, फिर मैंने ये सोचा था उसमें हाँ मतलब fx माइनस fy बाई x माइनस y, तो ये लिखा हुआ है कि मतलब एक मिनट मतलब दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके उसका स्लोप लिख दिया गया है। एक मिनट मतलब तुम इसके बारे में बात कर रहे हो ना जो ये मैंने लिखा? हाँ सर, हाँ मैंने लिमिट नहीं वहां पे लगाया था। हाँ नहीं तुम बेसिकली तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो कॉर्ड है, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, मैं तुमको अगले पेज पे समझाता हूँ। देखो तुम लोगों ने अगर कभी क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी तो तुम लोगों को एक फैक्ट मालूम होना चाहिए, और वो क्या फैक्ट होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पैराबोला है मान लेते हैं, और मैंने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट मान लो मैंने x1 कंसीडर किया और एक पॉइंट मैंने x2 कंसीडर किया, और x2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दे रखी है और x1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। क्या इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये मेरे पास एक कॉर्ड प्रोड्यूस होगी? या मैं इसको और जनरलाइज कर देता हूँ, एक मिनट मैं और जनरलाइज कर देता हूँ तो और बढ़िया इंसाइट मिल जाएगा तुम लोगों को, तुम लोगों को पैराबोला की एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी, और वो क्या है, मैं इसको और जनरलाइज कर देता हूँ, y इज इक्वल टू मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा। अभी जनरल बात होगी, जनरल में प्रूव कर लेंगे तो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही स्टैंडर्ड केस हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा एक मेरे पास ये पैराबोला है इस तरीके का, एक पॉइंट मेरे पास ये x1 है
और एक पॉइंट मेरे पास ये x2, ये x1 के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू आ रही है और x2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास, और ऊपर चले जाए ये वाली वैल्यू आ रही है। तो ये y है, हम लोगों ने कहा कि ये जो वैल्यू मिली वो x1, y1 हो गई और ये जो वैल्यू है वो मेरे पास x2, y2। अरे क्या सारे लोग इस कॉर्ड का स्लोप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर इस कॉर्ड का स्लोप निकाला जाए तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, m लिख लेते हैं, और स्लोप किसके बराबर होने वाला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, a x2 स्क्वायर प्लस b x2 प्लस c माइनस a x1 स्क्वायर प्लस b x1 प्लस c डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। अगर न्यूमरेटर में देखो तो एक c कैंसिल आउट होता दिख रहा है, एक a कॉमन निकलेगा, फैक्टर हो जाएंगे x2 माइनस x1, x2 प्लस x1, फिर b कॉमन निकल आएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और तुम लोगों को देखा होगा फिर से x2 माइनस x1 दे आर डिफरेंट नंबर्स, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तभी तो दो डिफरेंट नंबर होने वाले हैं। तो ये x2 माइनस x1 कॉमन निकला और ये ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। और जो स्लोप की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, वो अगले पेज पे लिख लेते हैं या यहीं पर लिख लेते हैं। स्लोप की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एक a टाइम्स x2 प्लस x1, a टाइम्स x2 प्लस x1 और साथ में मेरे पास कितना आ गया, प्लस b। अरे क्या ऐसा तो दिख रहा है सारे लोगों को? और अब पैराबोला की एक खासियत होती है, खासियत क्या होती है कि अगर मैं x1 और x2 इन दोनों का मिड पॉइंट अगर निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, मान लो वो पॉइंट ये है x1 प्लस x2 बाय 2, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्लोप निकालूं तो वो जो स्लोप आने वाला है वो हर हालत में इस कॉर्ड के पैरेलल होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैराबोला। और इसी से बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, आर्किमिडीज ने इस पे बहुत सारा काम किया है। मतलब ये कहां से उठाया गया आइडिया वो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास एक कॉर्ड, ये वाला स्टेटमेंट और एक बार रिपीट करेंगे। हाँ भी मैं अभी पूरा रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर x1 और x2 का मिड पॉइंट मैं निकालूं और इस मिड पॉइंट पर इस पैराबोला का स्लोप निकालूं तो स्लोप dy ओवर dx इसके बराबर होने वाला है, ट्वाइस ax प्लस b। और ये मैं कहां पर निकालने वाला हूं, x1 प्लस x2 बाई 2 पर, और स्लोप मैंने कहां पर निकाला, x1 प्लस x2 बाई 2 पर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2a x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस b। और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया और तुम लोगों को दिख रहा होगा a टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस b मेरे पास निकल के आ गया, एंड दिस स्लोप इज एग्जैक्टली सेम एज स्लोप which we have calculated by joining the chords obtained by joining any 2 points in the parabola। अरे क्या बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है सारे लोगों को, दोनों का स्लोप सेम आ चुका है। तो ये पैराबोला की खासियत होती है, और ये जो पैराबोला की खासियत है, इस पैराबोला की खासियत के ऊपर ही देखो सवाल लिखा हुआ है, और सवाल मेरे पास क्या लिखा हुआ है मैं यहां लिख देता हूं, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2। अब तुम लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये जो भी लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास एक कॉर्ड का स्लोप लिखा हुआ है, दो नंबर लिए गए रेंडमली, एक x नाम का और एक y नाम का। x वाला बड़ा है तो इसको x लिख लेते हैं और इसको y लिख लेते हैं, रेंडमली दो पॉइंट पे किए गए। अरे क्या मेरी बात दिख रही, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो f ऑफ x माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाई x माइनस y, दिस इज इक्वल टू f डैश x प्लस y डिवाइडेड बाई 2। ये जो भी लिखा हुआ है सारे लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास कोई भी कर्व रहा होगा जो कि अननोन कर्व है, उस अननोन कर्व के ऊपर मैंने दो रैंडम पॉइंट पे किए, एक का नाम y रख लिया, एक का नाम x रख लिया। ये y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दो नंबर हैं ये x एक्सिस y एक्सिस वाले x और y नहीं है, कोई भी दो नंबर है। मैंने क्या किया, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाली, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाली, इस कॉर्ड का स्लोप मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, और इस कॉर्ड का स्लोप मेरे पास ये वाला टर्म लिखा हुआ है जो कि मैंने यहां पर इस तरीके से कलर कर दिया।
ठीक है, तो इस कॉर्ड का स्लोप एंड आइडेंटिटी ये एक्चुअली मीन वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी लिखी हुई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। अगर तुमको मैंने टेंजेंट नॉर्मल का एक असाइनमेंट दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो, अगर तुम लोगों ने लगाया हो तो उस असाइनमेंट के पहले पेज में नीचे से 10वां या नीचे से 10 और 15 के बीच में सवाल लिखा हुआ है, यही सवाल लिखा हुआ है, लेकिन वो टेंजेंट नॉर्मल का सवाल है। उसमें दे रखा है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, इसके 2 पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो आइडेंटिफाई करना था कि इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट होगा उस पर टेंजेंट लाइन कॉर्ड के पैरेलल होगी, ये उसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये टेंजेंट नॉर्मल का है। अभी मैं कोऑर्डिनेट पे भी आता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। तो मैंने कहा कि ये भाई इन दोनों को मिला दिया गया, वो कर्व के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो कर्व कौन सा है मुझे आइडेंटिफाई करना है, पता नहीं कौन सा कर्व है, मान लो वो कुछ इस तरीके कर रहा होगा, लेकिन इन दोनों का जो मिड पॉइंट है जो कि x + y/2 है, उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट लाइन हर हालत में इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाना चाहिए। यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यही सवाल बोल रहा है। सवाल इज ओनली वैलिड फॉर y = ax² + bx + c। सर ये केस स्ट्रेट लाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किससे? लीनियर भी तो एक सबसेट ना क्वाड्रेटिक। तो लीनियर तो ऑब्वियस हो गया ना भाई, अगर मेरे पास लाइन ये है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये होगा, इसके मिड पॉइंट पर भी स्लोप निकालोगे तो इसी की बराबरी तो आ जाएगा, उसमें कौन सी नई बात। जी सर, मतलब वो तो मिड पॉइंट हो या कोई भी पॉइंट हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैराबोला। इसको मैं कोऑर्डिनेट में तुम लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके की प्रॉपर्टी पैराबोला। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। पैराबोला में तुम लोगों ने y² = 4x ये पैराबोला देखते हो, और तुम लोगों ने एक सवाल सुना होगा या एक आर्टिकल पढ़ा होगा, वो किस तरीके का, कि पैराबोला इस तरीके का है और इस पैराबोला के पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा वो मुझे आइडेंटिफाई, ये सवाल होता है। ठीक है ना, ये पैरेलल सारे लोगों को तुरंत मुंह से आवाज निकली, देखो याद आ गया ना। वो क्या होता है, ये लाइन आती है, ये लाइन, और ये लाइन कौन सी लाइन होती है, ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनता है, ये 2a/m, y = 2a/m। चेक करना है कि वो सेंटर से हो गया कि। और ये आइडिया क्या है, पूरे कोनिक्स का आइडिया मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो क्या आइडिया, मतलब तुम देखो हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, हम लोग कहाँ पर पहुंचे, टेंजेंट नॉर्मल, हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शंस, उसके बाद कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में भी देखो हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। मतलब वो किस तरीके से सवाल को कहाँ से उठा के फ्रेम कर दिया गया, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल लिखा, जिससे भी लिखा, मेरा तो नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल। और उससे तुम लोग देख पा रहे होगे कि डायामीटर कैसे डिफाइन किया गया इन कोनिक्स। और डायमीटर कैसे डिफाइन किया गया है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर। अब देखो, सबसे बड़ा डायमीटर जो हमको समझ में आता था बचपन से, वो सर्किल समझ में आता था। अब मैं एक सर्किल बना देता हूं, अगर मेरे पास इस तरीके का एक सर्किल है, और इस सर्किल में अगर मेरे पास ये सेंटर है, और अगर मैं पैरेलल कॉर्ड्स खींच दूं, और इन पैरेलल कॉर्ड्स की खासियत क्या होती है कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाऊं, सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को मिलाऊं, तो हमेशा परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करती है। अरे याद आ रहा होगा सारे लोगों को, तो वो हर हालत में एक डायमीटर बन जाएगा। तुम लोग देख पा रहे होगे कि यही तो मेरे पास डायमीटर हो गया। तो हम लोगों ने ये डायमीटर कैसे प्राप्त कर लिया, सेट ऑफ कोई भी सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करोगे तो उनके मिड पॉइंट का जो लोकस निकल के आएगा, इट इज गोइंग टू गिव द डायमीटर ऑफ द सर्किल एज वेल एज एनी कोनिक, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो मेरे पास पैराबोला हो, सब में मेरे पास इसी तरीके से डायमीटर मिलता है। लेकिन पैराबोला इज नॉट अ सेंट्रल कोनिक्स। बाकी इलिप्स, हाइपरबोला,
सर्किल दे आर सेंट्रल कोनिक्स। और सारे सेंट्रल कोनिक्स की अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी जाए तो वो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही सर्किल है, यही इलिप्स है, यही हाइपरबोला है। तो सेंट्रल कोनिक्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे पास ये, जबकि पैराबोला इज नॉट अ सेंट्रल कोनिक्स, उसके पास सेंटर नहीं होता है, वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट का हो जाता है। तो चाहे मेरे पास हाइपरबोला का सेंटर कहां पे होता है? हाइपरबोला 0,0, अरे मतलब जहां दोनों एक्सेस कट करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, मतलब हाँ हर हाइपरबोला जहां दोनों असिम्प्टोट्स कट करते हैं वही सेंटर हो गया, या मेजर एक्सेस, वो कॉन्जुगेट एक्सेस और ट्रांसवर्स एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैं वो सब बना के दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास डायमीटर यहाँ समझ में आता है। पैराबोला में क्या अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि अगर मेरे पास पैराबोला है इस तरीके का, और इस पैराबोला के ये पैरेलल कॉर्ड्स है, पैरेलल कॉर्ड्स है मतलब स्लोप फिक्स है, और मुझे क्या निकालना है, इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना, और वो लोकस मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, ये डायमीटर आ जाना चाहिए। और ये पैराबोला इज नॉट अ सेंट्रल कोनिक्स, लेकिन तुमको दिख रहा होगा कि अगर मैं ये जो कॉर्ड्स मैंने ड्रॉ किए अगर वो थोड़े से टेढ़े कर दूं, वो ऐसे कर दूं, अरे तब भी तो इनके मिड पॉइंट का लोकस एक डायमीटर बोला जाएगा, और इनके मिड पॉइंट का लोकस अब की बार कहां पर जाने वाला है, कहीं और जाएगा। मान लो वो ये है मिड पॉइंट का लोकस, लेकिन वो भी मेरे पास ये एक लाइन आ जाएगी जो कि एक्सिस के पैरेलल होने वाली है। मतलब मेरे पास जितने भी डायमीटर्स बनेंगे पैराबोला के, वो सारे एक्सिस के पैरेलल होते चले जाएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते चले जाएंगे, और सारे डायमीटर कहां पर एक दूसरे को कट करेंगे, इंफिनिटी पर कट करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि मेरे पास पैराबोला का जो सेंटर है वो इंफिनिटी पर लाई करता है। यहां पर भी देखो, अगर मैं ये पैरेलल कॉर्ड अगर चेंज कर दूं, पैरेलल कॉर्ड अगर इस वाले फिगर में चेंज कर दूं, और मैं एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड इस तरीके का बना दूं, एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड इस तरीके का बना दूं, और इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालूं, तो तुम लोगों को दिख रहा होगा आपकी बार ये वाला डायमीटर निकल के आ जाएगा, एक से ये वाला डायमीटर निकला, एक से ये येलो वाला डायमीटर निकला, दोनों जहां कट किए वही तो सेंटर हो गया। तो अगर मैं अलग अलग सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स कंसीडर करूंगा और उनके मिड पॉइंट का लोकस निकालूंगा, तो दे आर ऑलवेज कॉन्करेंट एट यूनिक पॉइंट, और वही तो सेंटर हो गया। जबकि पैराबोला में क्या होने वाला है, जितने भी मैं डायमीटर कंसीडर, जितने भी सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स कंसीडर करूंगा, उनके मिड पॉइंट का जब मैं लोकस निकालूंगा तो हर बार मेरे पास एक लाइन निकल के आएगी, और वो लाइन मेरे पास कैसे आने वाली है, पैरेलल टू द एक्सिस, और वो इनफाइनाइट लाइन आ जाएंगी। ये सब डायमीटर हैं, और ये सारे डायमीटर मेरे पास कहां पर मीट करने वाले हैं, इंफिनिटी पर मीट करने वाले हैं। इसीलिए बोला जाता है कि मेरे पास पैराबोला इज नॉट अ सेंट्रल कोनिक्स, सेंटर हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट एट इंफिनिटी। हम लोगों ने यहां पर एक और बात लिख ली, वो क्या लिख ली कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स इज क्या, डायमीटर ऑफ पैराबोला आर लाइंस parallel to axis of parabola, all of them meet at infinity. Hence it is assumed that center of parabola is at infinity. अब लेकिन पहले मैं प्रूव भी करके दिखा देता हूं, और प्रूव किस तरीके से करेंगे। मेरे पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और मुझे निकालना क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पैराबोला मेरे पास इस तरीके का रहा होगा, पैरेलल कॉर्ड्स कुछ रहे होंगे, इनका स्लोप m है, मुझे निकालना क्या है, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसको h, k मान लिया। अच्छा, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट मालूम है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखी जाती है, t बराबर है h1, और क्या लिखी जाती है, और t क्या है,
h कॉमा k के रिस्पेक्ट में टेंजेंट वाला टर्म वो क्या हो जाएगा yk माइनस 2ax प्लस h, और s1 कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ax h। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस कॉर्ड की इक्वेशन आ गई जिसका मिड पॉइंट h कॉमा k था, लेकिन इसका स्लोप किसके बराबर हो जाना चाहिए, m के बराबर, और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, वो कैसे, y बराबर mx के फॉर्मेट में लिखो तो ट्वाइस ax डिवाइडेड बाई k आ जाएगा, और बाकी सब कुछ उसी तरफ आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा ट्वाइस ah डिवाइडेड बाई k प्लस k स्क्वायर माइनस 4ah डिवाइडेड बाई k। अरे क्या स्लोप सारे लोगों को दिख रहा होगा कि वो ये वाला टर्म आता दिख रहा है, तो स्लोप मेरे पास किसके बराबर आ गया 2a बाई k। m इज फिक्स, 2a इज फिक्स, तो k बराबर कितना आ गया 2a बाई m, और लोकस निकालना था तो जनरलाइज कर दिया जाए तो y इक्वल टू 2a बाई m। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो मेरे पास लाइन खींची गई ऐसे एक्सिस के पैरेलल, और इस कॉर्ड का स्लोप m है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर खींची जाती है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है भाई, m स्लोप की लाइन अगर टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m होता है कि नहीं होता है? यस सर। और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जो मैंने लाइन खींची ये वाली जिसकी इक्वेशन हमने वो निकाली वो किसके बराबर आ गई y इक्वल टू 2a बाई m। मतलब ये सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड मेरे पास चला, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलता चला गया, सबका मिड पॉइंट मेरे पास h कॉमा k हो गया, उन सबका मैंने मिड पॉइंट का लोकस आइडेंटिफाई किया, वो वही लाइन आ गई जो कि इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जा रही है और एक्सिस के पैरेलल। अगर मैं m की वैल्यू बदल दूंगा तो यही मेरे पास एक और नई लाइन आ जाएगी, इसी तरीके से मेरे पास ये बार बार लाइनें बदलती चली जाएंगी, सब डायमीटर हो जाएंगे जो कि कहां पर मिलने वाले हैं, इंफिनिटी पर मिलने वाले हैं। अरे क्या सारे लोग नोटिस कर पा रहे हैं, क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अब y एक्सिस पे देख रहे हैं हम लोग, और इन दोनों का अगर मिड पॉइंट निकाला जाए तो यही वाला पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट लाइन है वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? हेलो हेलो, यस सर। क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? यस। तो ये हम लोगों ने जो बात करी वो पैराबोला के करस्पॉन्डिंग, मतलब पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि भाई कोई भी कॉर्ड खींचो, उस कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका मिड पॉइंट लो, उस पे टेंजेंट खींचोगे तो कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। यही बात यहाँ पर भी जो कि डायमीटर को डिफाइन करेगी, यही इलिप्स में भी देखो। मेरे पास अगर इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, और इलिप्स मेरे पास इस तरीके का, यार फालतू की बातें तो नहीं हो रही? अरे सब कनेक्ट हो रहा है ना, मतलब एक्चुअली अब वो कहीं से चलेगा कहीं जाता ही है, मतलब फालतू के कैसे, फालतू का लग रहा है तुम गधे हो, इतनी बेहतरीन बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक्स एक्सिस रिदम से आपने करा दिया। हाँ जी सर एकदम रिदम से करा दिया आपने। अरे वो एक्चुअली सब कनेक्टेड ही चीजें होती है। देखो हमारे जितना सिलेबस है ना वो सब तुम देखो ना, कोऑर्डिनेट से लेके कैलकुलस तक पहुंच गए हम लोग। अभी अलजेब्रा तो इसमें कहीं आ ही नहीं सकती है, अलजेब्रा तुरंत आ जाती है अगर मैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से लेके क्वाड्रेटिक में घुस जाता, लोकेशन ऑफ रूट और उस दुनिया भर की बातें वहां से चालू कर देता, तो वो क्वाड्रेटिक हो गई, कैलकुलस हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई, पूरा मतलब फैला दिया रहता इसमें सवाल। मतलब बेहतरीन खूबसूरत सवाल है, मतलब इससे क्या होता है कि मतलब लगेगा कि यार सारी चीजें कनेक्टेड हैं, मतलब हमको नहीं चमकी नहीं मालूम चली वो अलग बात है, लेकिन दे आर ऑल कनेक्टेड और वेल कनेक्टेड हैं चीजें। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैथ्स में डिस्क्रिपेंसी हो जाए, डिस्क्रिपेंसी बस एक जगह होती है, जब डाइवर्जेंट सीरीज की बात करने लगते हैं ना तब डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं फील होता है, वहां पर सब हेजी हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। अदरवाइज जितना भी हमारे सिलेबस की चीजें हैं और इससे भी आगे की चीजें हैं डाइवर्जेंस को छोड़ के, तो फिर वो सब बिल्कुल कंसिस्टेंट एकदम कोहेसिव है, हर तरह से चीजों को कनेक्ट कर दिया गया। अगर मेरे पास इलिप्स ऐसा है और वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। सर एक चीज वैसे पूछनी थी। हाँ मेरे को जैसे अभी तक आपने जितनी भी कैलकुलस पढ़ाई बिगिनिंग ऑफ दिस एडवांस बैच बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और क्वेश्चंस बन भी रहे बहुत बढ़िया तरीके से। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे मेरी 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वैसे जैसे भी आप डिफरेंशियल कैलकुलस
एडवांस वाली क्लास में करा रहे हो, वैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा दोगे? हाँ यार कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, दुश्मनी है क्या तुमसे, कराएंगे भाई, सब कराएंगे। हाँ, अरे मतलब एक देखो, वो मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट है पूरे 11th की मैथ्स। अरे बस अगर तुम सवालों में फॉर्मूले और कैलकुलेशन धैर्य से करते रहोगे ना तो सही हो जाएगा, और डरना नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में तो अब सब कुछ हटा ही दिया गया है, ना टेंजेंट है ना नॉर्मल है, तो मेंस। अरे पहले एक जरूरी बात लेकिन सुन लो, देखो क्योंकि इतनी डिटेल में चीजें हो जाती हैं और इतना डिस्कशन होता है, तो कई बार मुझे लगता है कि टाइम कम ना पड़ जाए, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी सा अनाउंसमेंट है, वो पहले सुन लो तुम लोग, या मैं इसको करा दूं उसके बाद में कर लेता हूँ, ये कंप्लीट हो जाए, वरना फिर ये भी छूट जाएगा। पहले आप कंप्लीट करा दीजिए क्वेश्चन को, फिर हम लोग बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक इलिप्स मैंने कंसीडर किया और मैंने कहा कि एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड इसमें भी ले लेते हैं, एक सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड मैंने ग्रीन कलर का ले लिया। और इस सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का मुझे लोकस आइडेंटिफाई करना है। सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है, निश्चित बात है स्लोप सबका फिक्स होगा, स्लोप इज एन, और मैंने कहा मिड पॉइंट का मुझे लोकस आइडेंटिफाई करना है, मिड पॉइंट को मैंने एच कॉमा किया। अगर मेरे पास ये इलिप्स है और टेंजेंट कॉर्ड का एच अगर मिड पॉइंट एच कॉमा के है, तो कॉर्ड की इक्वेशन टी बराबर h1 से लिखी जाती है, तो लिख देते हैं xh अपॉन a स्क्वायर प्लस yk अपॉन b स्क्वायर, ये टेंजेंट वाला टर्म हो गया, दिस इज इक्वल टू पॉइंट को लगा देंगे तो h1 निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये सारे टेंजेंट लाइंस जिनका मिड पॉइंट h कॉमा k था, उस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई, वो कितनी आ गई, और इसका मुझे स्लोप निकालना है, इनके बराबर करना है, स्लोप यहां से निकाला जा सकता है, स्लोप कितना आ जाएगा yk अपॉन b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस xh अपॉन a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख लिया, और यहां से स्लोप निकालना है तो b स्क्वायर बाई k से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, स्लोप विल बी माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साथ में h बाई k। अब a फिक्स है, b फिक्स है, m फिक्स है, तो hk का लोकस निकालना था। देखो hk के बीच में एक रिलेशन आता दिख रहा होगा, अरे क्या स्ट्रेट लाइन आती दिख रही है, स्ट्रेट लाइन मेरे पास किसके बराबर आती दिख रही है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, और वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, m इज फिक्स, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x बाई m। अरे क्या ऐसे आता दिख रहा है, और ये लाइन कौन सी आई, तुम लोगों को दिख रहा होगा, ऑरिजिन से पास होने वाली तो लाइन आई, अरे हाँ कि ना, ऑरिजिन से पास होने वाली एक लाइन मेरे पास आइडेंटिफाई हो गई, और वो जो भी लाइन आई वही तो डायमीटर हो गया, और अगर मैंने ये जो m स्लोप की लाइन में m बदल दिया होता तो यहां पर बस m की वैल्यू बदल गई होती, लेकिन लाइन तो इसी फॉर्मेट की होती जो कि हर हालत में ऑरिजिन से पास हो रही, क्योंकि कांस्टेंट टर्म गायब है, तो मेरे पास मिड पॉइंट का लोकस क्या आ गया, एक डायमीटर निकल के आ गया, और अगर मैं इस व्हाइट वाले डायमीटर के पैरेलल ढेर सारी लाइनें खींच दूं, और इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालूं, अब ये व्हाइट वाले का स्लोप अगर मेरे पास m1 है, तो इनके मिड पॉइंट का जो लोकस निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है, यही वाली इक्वेशन निकल के आएगी, बस m के बजाय m1 आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन m1। अरे क्या ऐसे आता दिख रहा है, और ये दोनों डायामीटर एक दूसरे के कॉन्जुगेट डायामीटर बोले जाते हैं। कब कॉन्जुगेट डायामीटर बोले जाते हैं, जब m और m1 का प्रोडक्ट माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर हो जाए। मैं लिख देता हूं टू डायामीटर्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन, हाइपरबोला के बारे में जब बात करेंगे तो वो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, मतलब हम ये तो एक्चुअली जो डायामीटर है उतना तक तो ठीक है, फिर कॉन्जुगेट डायामीटर, फिर उनकी प्रॉपर्टी, ये सब
बहुत टाइम हो गया, कभी आईआईटी में आया नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सब ग्रेजुअली वहीं से सब डिराइव ही होता है, तो सिस्टमेटिकली है बिल्कुल, लेकिन कोऑर्डिनेट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो दिमाग में रखना पड़ता है, अपनी नोट्स जरूर बना लेना, कम इम्पोर्टेंट वाले रिजल्ट्स को लिख लेना ताकि वो सिस्टमेटिकली इस्तेमाल कर लिए जाएं सवालों में। तो ये सवाल मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरा काम करवा दिया, खत्म कर